अगर आप पर 100 रुपए का लोन बकाया हो और बस 3 पैसे चुकाने से काम बन जाए तो कैसा लगेगा? ये मजाक नहीं, एक्चुअल केस है। एक बिजनेसमैन जिसने भारत के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क्स में से एक जी बनाया, सुभाष चंद्र। उनके केस में क्रेडिटर्स के दावे 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं, लेकिन उन्हें चुकाने के लिए जो प्लान सामने आया है वो है सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए का। और यहाँ कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि 22,000 करोड़ के सामने 6.5 करोड़ कैसे? क्या सुभाष चंद्रा ने खुद 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था? नहीं। तो फिर 170 करोड़ रुपए के लोन से शुरू हुई कहानी इतनी बड़ी कैसे हो गई? आज इसी कहानी को समझेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by New India Assurance and FedEx. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan Policy includes mass layoff, personal accident, posh victim, and optional fire and burglary cover. पहले समझते हैं सुभाष चंद्र कौन है। सुभाष चंद्र गोयनका एसएल ग्रुप के फाउंडर हैं और भारत में प्राइवेट टीवी के शुरुआती दौर के सबसे बड़े नामों में से एक रहे हैं। 1992 में उन्होंने जी टीवी शुरू किया और इसके बाद जी एंटरटेनमेंट, जी मीडिया, डिश टीवी और एसएल ग्रुप से जुड़ी कई दूसरी कंपनियों के जरिए उनका बिजनेस काफी बड़ा हुआ। वो 2016 से 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। लेकिन आज हम जी एंटरटेनमेंट की इंसॉल्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। ये केस सुभाष चंद्र की अपनी पर्सनल इंसॉल्वेंसी का है और यही बात आगे की पूरी कहानी समझने के लिए सबसे जरूरी है। सुभाष चंद्र ने लोन लिया था, कंपनी ने लिया था। कहानी शुरू होती है 2016 से। एसएल ग्रुप से जुड़ी कंपनी विवेक इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से करीब 170 करोड़ रुपए की लोन सर्विस शुरू करी। एनसीएलटी के रिकॉर्ड में इस लोन अग्रीमेंट और उससे जुड़ी रकम के सारे डिटेल्स हैं। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एक तरह की अदालत जहां कंपनियों और उनसे जुड़े इंसॉल्वेंसी मामलों की सुनवाई होती है। अब यहाँ सुभाष चंद्र की भूमिका समझिए। उन्होंने ये 170 करोड़ रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में लोन के तौर पर नहीं लिए थे। वो इस लोन के पर्सनल गारंटर थे। पर्सनल गारंटर को ऐसे समझिए कि कंपनी बैंक से लोन लेती है, कंपनी के प्रमोटर या कोई दूसरा व्यक्ति बैंक को ये भरोसा देता है कि अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो तय शर्तों के तहत वो खुद उस रकम की जिम्मेदारी उठाएगा या उठाएगी। और इस केस में चंद्रा की गारंटी सिर्फ 170 करोड़ रुपए की कहानी नहीं थी। एनसीएलटी के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 दिसंबर 2018 को चंद्रा ने एक ऐसी पर्सनल गारंटी दी थी जिसमें उनकी गारंटी की लिमिट 726 करोड़ रुपए तक थी। यानी लोन कंपनी ने लिया, लेकिन उसके पीछे सुभाष चंद्रा की पर्सनल गारंटी खड़ी थी। फिर कंपनी लोन नहीं चुका पाई। समस्या तब शुरू हुई जब लोन की रिपेमेंट में दिक्कत आने लगी। एनसीएलटी के रिकॉर्ड के मुताबिक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने 4 फरवरी 2019 को लोन रिकॉल किया और सुभाष चंद्रा की पर्सनल गारंटी को इन्वोक किया। यानी लेंडर ने अब गारंटर से पैसा मांगना शुरू कर दिया। इसके बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू करने के लिए एनसीएलटी का रुख किया। यहाँ एक टर्म आता है आईबीसी, इसका मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। यही वो कानून है जिसके तहत जब किसी कंपनी या कुछ मामलों में किसी पर्सनल गारंटर से कर्ज की वसूली की स्थिति बिगड़ जाती है तो इंसॉल्वेंसी की एक तय प्रक्रिया शुरू की जाती है। इंडिया बुल्स ने आईबीसी के सेक्शन 95 के तहत चंद्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की, लेकिन चंद्रा ने शुरुआत में ही इस प्रक्रिया के अधिकार पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि एनसीएलटी को किसी व्यक्ति की ऐसी इंसॉल्वेंसी सुनने का अधिकार है ही नहीं। मई 2022 में एनसीएलटी ने इस दलील को नहीं माना और कहा कि पर्सनल गारंटर के खिलाफ ऐसी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग सुनने का अधिकार एनसीएलटी के पास है। इसके बाद सेटलमेंट की कोशिशें भी हुई थी, लेकिन मामला सुलझा नहीं। आखिरकार अप्रैल 2024 में एनसीएलटी ने इंडिया बुल्स की एप्लीकेशन को एडमिट किया। इंडिया बुल्स वही जिससे लोन लिया था सुभाष चंद्रा की कंपनी ने। सुभाष चंद्रा के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस आखिरकार शुरू हो गया। उस समय केस सुनने वाली बेंच में जुडिशियल मेंबर अशोक कुमार भारद्वाज और टेक्निकल मेंबर सुब्रता के दास थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, 170 करोड़ से 22,000 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंची कहानी? विवेक इंफ्राकॉन ने 170 करोड़ का लोन लिया, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, चंद्रा की गारंटी इन्वोक हुई, तो फिर उनकी पर्सनल इंसॉल्वेंसी में 22,006.5 करोड़ रुपए के क्लेम्स कैसे आए? इसके लिए 2 चीजें समझिए। पहला है क्रेडिटर और दूसरा है क्रेडिटर क्लेम। क्रेडिटर यानी वो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी या कोई दूसरा व्यक्ति या संस्थान जिसे किसी से पैसा लेना है, वो क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर क्लेम का मतलब है वो रकम जिसके लिए वो क्रेडिटर कह रहा है कि उसे भुगतान मिलना चाहिए। जब सुभाष चंद्रा का पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुआ तो मामला सिर्फ उस 170 करोड़ रुपए के लोन तक सीमित नहीं रहा। इस प्रोसेस में दूसरे क्रेडिटर्स ने भी अपने क्लेम्स दाखिल किए। इन क्लेम्स को चेक और वेरीफाई करने की जिम्मेदारी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की होती है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो व्यक्ति होता है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को मैनेज करता है पूरा और क्रेडिटर्स के क्लेम्स की जांच करता है। इस पूरी प्रक्रिया में जितने क्लेम्स जांच के बाद स्वीकार किए गए उनका कुल आंकड़ा 22,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा।
अब 22,000 करोड़ रुपए का मतलब ये नहीं है कि सुभाष चंद्रा ने खुद 22,000 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन ले रखा था। ये इस इंसॉल्वेंसी केस में क्रेडिटर्स के कुल एडमिटेड क्लेम्स हैं, ये जानना जरूरी है। यानी 170 करोड़ रुपए वाला लोन इस केस को शुरू करने वाला एक ट्रिगर था, लेकिन जब पूरी पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस आगे बढ़ी तो दूसरे क्रेडिटर्स के क्लेम्स भी सामने आए और कुल एडमिटेड क्लेम्स हुए 22,000 करोड़ रुपए के आसपास। अब सुभाष चंद्रा की तरफ से आया रीपेमेंट प्लान का मतलब कि व्यक्ति अपने क्रेडिटर्स को बताता है कि वो कितना पैसा वापस कर सकता है और किस तरह से करेगा। अब करीब 22,000 करोड़ रुपए के एडमिटेड क्लेम्स के सामने क्रेडिटर्स को देने के लिए प्लान में सिर्फ 6.25 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसके अलावा करीब 25 लाख रुपए प्रोसेस का खर्च था, उसके लिए रखे गए। तो आप समझ लीजिए कुल रकम 6.5 करोड़ रुपए। 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम्स और क्रेडिटर्स के लिए 6.5 करोड़ रुपए, यानी ये कुछ 0.028% ही वापस मिलना हुआ पैसे का क्रेडिटर्स के लिए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी क्रेडिटर का अगर 100 रुपए का क्लेम था तो इस प्लान के हिसाब से उसे करीब 3 पैसे मिलने थे और बाकी के करीब 99 रुपए 97 पैसे का अंतर ही 99.97% का वो हेयर कट है। हेयर कट का मतलब ये नहीं है कि एनसीएलटी ने जाकर बोला कि 99.97% पैसा माफ कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि क्रेडिटर के कुल क्लेम के मुकाबले उसे वास्तव में जितना पैसा मिलने वाला है, आप देख सकते हैं उसके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर हर 100 रुपए पे सिर्फ 3 पैसा मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये प्लान क्रेडिटर्स यानी जिन लोगों के पैसे बकाया थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस प्लान को मंजूरी दी। 80% क्रेडिटर्स ने। 99.97 हेयर कट का मतलब है कि क्रेडिटर के एडमिटेड क्लेम की पूरी तरह रकम रिकवरी नहीं हो पाई। जाहिर तौर पर इतनी कम रिकवरी पर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन कानूनी तौर पर केवल हेयर कट परसेंटेज देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि रिजोल्यूशन प्रोसेस गलत या गैरकानूनी है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। प्रमोटर की पर्सनल वेल्थ और कंपनी की एसेट एक ही चीज नहीं होती। पर्सनल एसेट्स को क्रेडिटर की रिकवरी के लिए भी तभी इस्तेमाल किया जा सकता जब उनके खिलाफ कोई लीगली इन्फोर्सेबल लायबिलिटी, गारंटी, चार्ज या दूसरी वैधानिक जिम्मेदारी हो। अब वैल्यूएशन का पहला पहलू भी महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र की पर्सनल एसेट की वैल्यू का संबंध में एनसीएलटी ने ऑब्जर्व किया है कि वैल्यू रीपेमेंट प्लान में ऑफर्ड अमाउंट की तुलना में काफी कम थी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स या सीओसी का बहुत उस प्लान को चुनेगी जिसमें क्रेडिटर को ज्यादा रिकवरी मिल रही हो। इसी संदर्भ में डेब्ट को सेटलमेंट के लिए लगभग 6.5 करोड़ के पेमेंट पर सहमति बनी। इसीलिए यह देखना जरूरी है कि उस समय असेट की वास्तविक और रिलाइजेबल वैल्यू क्या थी और क्रेडिटर के सामने रिकवरी के कौन कौन से विकल्प उपलब्ध थे। क्रेडिटर्स ने इस प्लान को मंजूर क्यों किया? यहाँ पर वोटिंग की बात करते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्रेडिटर्स के पास कुछ मामलों में वोट करने का अधिकार होता है और हर वोट का वजन बराबर नहीं होता। इसे वोटिंग शेयर कहते हैं। जिस क्रेडिटर का एडमिटेड क्लेम जितना बड़ा होता है, जितने पैसे बकाया होते हैं, उसकी वोटिंग पावर भी उसी हिसाब से होती है। जिसका जितना पैसा बकाया उसकी उतनी ज्यादा वोटिंग पावर। नॉर्मली केसेस में ऐसा ही होता है। इस केस में सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान को क्रेडिटर्स के 80.81% वोटिंग शेयर का समर्थन मिला। यानी 100% क्रेडिटर्स इसके पक्ष में नहीं थे, बट 80% तो थे। कुछ बड़े क्रेडिटर्स ने इसका विरोध किया। इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस भी था। उसके अलावा एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, RBL बैंक, यूनियन बैंक, इन्होंने भी सवाल उठाए। LIC हाउसिंग फाइनेंस के क्लेम की बात करें तो एडमिटेड क्लेम 1322 करोड़ रुपए के आसपास बताया गया, जबकि उस प्लान के तहत उन्हें करीब 38 लाख रुपए मिलने थे। LIC हाउसिंग फाइनेंस और दूसरे डिसेंटिंग क्रेडिटर्स ने इस प्लान पर आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े क्लेम के सामने इतनी छोटी रकम वाले प्लान को मंजूरी कैसे दी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुल वोटिंग शेयर का 80% प्लान के साथ था। अब कहानी पहुंची है NCLT उस अदालत में। क्वाजी जुडिशियल बॉडीज को कह सकते हैं। यहाँ मामला सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि क्रेडिटर्स क्या चाहते हैं। अब सवाल ये होता है कि NCLT इस प्लान को मंजूर करेगा या नहीं।
सितंबर 2025 में एनसीएलटी की 2 संसदीय बेंच ने इस रीपेमेंट प्लान पर अलग अलग राय दी। जुडिशियल मेंबर अशोक कुमार भारद्वाज प्लान को मंजूरी देने के पक्ष में थे कि ठीक है, ये सब द प्लान इज ऑल ओके। वहीं टेक्निकल मेंबर रीना सिन्हापुरी ने प्लान को मंजूरी देने से इनकार किया और इसमें कानूनी और प्रोसीजरल कमियां बताई। दोनों की राय अलग थी, इसलिए मामले में तीसरे सदस्य भी शामिल हुए। तीसरे सदस्य के तौर पर आए जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा। 25 अगस्त 2026 को नीलेश शर्मा ने कहा कि उनके मुताबिक सुभाष चंद्रा की तरफ से दिया गया रीपेमेंट प्लान आईबीसी के सेक्शन 114 के तहत मंजूर किया जाना चाहिए। अभी आगे की फॉर्मल प्रोसीडिंग्स बाकी हैं, लेकिन 99.97% हेयर कट पर एनसीएलटी ने हाँ कैसे कर दी? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने इस रिकवरी को अनवाइबल एंड अनलॉफुल बताया। उनका सवाल था कि इतने कम रकम वाले प्लान को आखिर मंजूरी कैसे दी जा सकती है। दूसरी आपत्ति ये भी थी कि 6.5 करोड़ रुपए की रकम खुद रीपेमेंट प्लान में इंडिकेटिव बताई जा रही है, यानी क्रेडिटर्स का कहना था कि जब भुगतान की रकम ही पूरी तरह निश्चित नहीं है तो ऐसे प्लान को मंजूरी क्यों दे। नीलेश शर्मा ने इन ऑब्जर्वेशंस को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देखा कि रीपेमेंट प्लान को क्रेडिटर्स के 80.81% वोटिंग शेयर का समर्थन मिला था और जिन क्रेडिटर्स ने इसका विरोध किया उनका टोटल वोटिंग शेयर 20% से भी कम था। इस पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये हेयर कट नहीं, मुंडन है। देखिए, एनसीएलटी का काम ये तय करना नहीं है कि एनसीएलटी को व्यक्तिगत तौर पर 6.5 करोड़ रुपए कम लग रहे हैं या ज्यादा लग रहे हैं, वो रकम बढ़ाकर 100 करोड़ कर दें। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्रेडिटर्स को कमर्शियल डिसीजन लेने की आज़ादी होती है, ये आईबीसी के कानून में लिखा हुआ है। ट्रिब्यूनल ये देखता है कि उस फैसले में कानून का उल्लंघन, कोई बड़ी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी या ऐसी दूसरी गंभीर कमी तो नहीं है जिसकी वजह से प्लान को रोका जाना चाहिए। नीलेश शर्मा ने इसी आधार पर कहा कि सिर्फ इसलिए कि रिकवरी बहुत कम है प्लान को खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब जरूरी वोटिंग शेयर ने उसे मंजूरी दी हो। सवाल ये है कि जब कोई बड़ा प्रमोटर अपनी कंपनियों के लोन की पर्सनल गारंटी देता है, फिर कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं और प्रमोटर की पर्सनल इंसॉल्वेंसी शुरू होती है, तो क्रेडिटर्स की रिकवरी कितनी होनी चाहिए? अगर प्रमोटर की पुरानी नेटवर्थ और आज की पर्सनल जो एसेट्स हैं उनमें हजारों करोड़ रुपए का अंतर है, तो एसेट्स की जांच कितनी गहरी होनी चाहिए? 22,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स के सामने 6.5 करोड़ रुपए की रिकवरी का सवाल इतना बड़ा है कि इस कहानी पर बहस खत्म नहीं होगी। इस पर जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताएंगे, पर विजय माल्या ने भी इस पर एक टिप्पणी की है। 27 अगस्त को एक बार फिर बैंकों से हुई वसूली पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के मामले का उदाहरण भी दिया। इस पर माल्या ने एक्स पर लिखा कि अगर ये सच है तो मेरे दोस्त सुभाष को बहुत बहुत बधाई। माल्या ने आगे कहा कि बैंक और सरकार खुद मान चुके हैं कि उनसे 6,203 करोड़ रुपए की रकम के मुकाबले 14,100 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई और कर्जदारों ने भी अपने कर्ज का बहुत छोटा हिस्सा देकर समझौता किया है। माल्या ने इसे इंडियन डेट रेजोल्यूशन जस्टिस यानी भारतीय कर्ज समाधान व्यवस्था बताते हुए मीडिया पर भी सवाल उठाया कि इस मामले पर कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। इसके साथ जाने से पहले एक और खबर, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट सहित कई क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चीनी खरीद की सीमा लगाई जा सकती है। अब ग्राहक एक बार में 2 से 5 किलो तक ही चीनी खरीद पाएंगे। वहीं ऑफलाइन बाजार में डीमार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे सुपरमार्केट्स ने प्रति ग्राहक 2 से 3 किलो चीनी खरीदने की सीमा तय की है। फेस्टिवल सीजन शुरू होने से ठीक पहले चीनी की सप्लाई घटने और खुदरा कीमतों में अचानक आई तेजी के बाद ये फैसला लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी अस्मिता डे की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतिबंध जगह और ब्रांड के अनुसार अलग अलग है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश में अचानक से चीनी की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चीनी के दाम कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते 10 लाख टन कच्ची चीनी के इंपोर्ट को मंजूरी दी है। इसके साथ ही ज्यादा चीनी खरीदने वाले बड़े ग्राहकों के लिए स्टॉक की लिमिट तय कर दी है। साथ ही सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाजारों में चेकिंग बढ़ाएं ताकि चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोका जा सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।